गुड आफ्टरनून, दिस इज स्वप्निल साल्वी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज का ये वीडियो पर्ल फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग कर रहे हो, यानी कि मीठे पानी का मोती का खेती कर रहे हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। अगर करना भी चाह रहे हो तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो डेस्क पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो आपको आज बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ रिलेटेड टू एमओपी, रिलेटेड टू न्यूक्लियस, या फिर पर्ल फार्मिंग करते करते हम लोग को एक पैसिव इनकम या फिर कंटिन्यूटी में हम लोग को कहाँ से पैसा मिल सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे लोग जब इस पर्ल फार्मिंग को जुड़ते हैं तब सभी को ये होता है कि पेशेंस रख के चलना है। पेशेंस तो रखना है बिकॉज सारी प्रोसेस जो पर्ल बनने की नेचुरल होती है, लेकिन पर्ल फार्मिंग के दौरान आप जब काम कर रहे हो, पर्ल फार्मिंग कर रहे हो, तभी आपको उसके बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला हूँ। या फिर जो भारत भर में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भारत भर में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग सेंटर के चलते बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो वो उनका भी आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ और उनको इस वीडियो से मेरा ये पूरा का पूरा मोनोपोली ब्रेक करने का कोशिश है, ताकि मोनोपोली अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस उस लेवल पे स्केलेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसी मोनोपोली के चलते लोग, जब नए लोग जुड़ते हैं या फिर कुछ लोग जुड़ भी नहीं पाते हैं, तो इस बात को समझना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो का टॉपिक है, अगर आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग कर रहे हो तो पर्ल फार्मिंग करते करते आपको कौन से चीज़ों का ध्यान देना है, या फिर अगर आपकी शेल डेड हो जाती है, शिप मर जाती है, तो वो शिप आपको कैसा पैसा देके जाएगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप समझ ही गए रहेंगे कि आप स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी शेल डेड होती है या फिर आप पर्ल फार्मिंग करते हो और आपके पास बहुत सारी शेल्स है, आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेके आए हो, या फिर आपके पास नियर बाय में बहुत सारे सोर्सेज है, तो पर्ल तो आपका साल 2 साल जैसे आपके क्वालिटी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है वो लगेगा उसको बनने के लिए। लेकिन उस दौरान आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। जब आप इस इंडस्ट्री में जुड़ जाओगे, जब आप बायर से बात करोगे, तभी बायर आपको खुद ये सारी चीज़ें के लिए अगर आप उनको बताते हो तो वो आपको खुद इसमें बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं या बहुत सारा माल आपसे परचेस कर सकते हो। स्क्रीन पे जो आपको चीज़ें दिख रही है, एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको एक शेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारी शिप डेड होने के बाद ये शेल इस तरीके से होती है, राइट। तो इस शेल से अगर आप प्रॉपर कार्विंग करते हो तो इसकी तरह आप एक हेयर क्लिप बना सकते हो। आप एक देख सकते हो यहाँ पे ये शिप्स के शेल से बना हुआ, और इसके अंदर एक अलग चमक भी आपको दिख रही होगी। तो ये एक शिप के शेल से बना हुआ क्लिप है, जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री के बायर को अगर ये बेचते हो तो 70 से 80 रुपये में ईजिली चला जाता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा एमओपी से बना हुआ है। अगर आप एमओपी गूगल पे सर्च करोगे या फिर बहुत सारे पर्ल फार्मिंग में जुड़े हुए भाई है, तो इसमें एमओपी का मतलब होता है मदर ऑफ पर्ल। अगर आप एमओपी डालोगे तो उसका फुल फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, मदर ऑफ पर्ल। यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल की इसको चमक है, शाइन है, जो एक पर्ल के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो शिप होती है वो बाय बर्थ इसको ये शेल मिलता है। इस शेल की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आज तक लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो ये भी मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप शेल को समझोगे तो ये सारी चीज़ों को आप क्या करने वाले हो, समझने वाले हो। तो सबसे पहले तो आपको शेल को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो शेल है इस पर आपको ये लाइन्स दिख रही है, तो ये जो लाइन है इनको लाइन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। मतलब ये शिप के एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये शिप कितने साल की है। जब ये शेल
जब ये शीप क्या होती है, एक छोटे लार्वा देती है, एक बच्चा देती है जिसको जेनुल्यूज हम लोग बोलते हैं, फिर वो अडल होता है, सब अडल होता है, फिर अडल होता है, तभी उसको बाय बर्थ ये सारी चीज़ें मिलती है। ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको अम्बो बोला जाता है। आप अगर देखोगे इसको अम्बो बोला जाता है। ये लाइन ऑफ ग्रोथ है। यहाँ पे अंदर के साइड में पेलियल लाइन है, ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, आप और भी शिप के शेल देखोगे तो उसमें आपको ये लाइन दिखेगी। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है इसको पेलियल लाइन बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक मार्क दिखेगा, ये मार्क अडेप्टर मसल का है, एंटीरियर अडेप्टर मसल, पोस्टीरियर अडेप्टर मसल। तो ये दो मसल्स होते हैं जो शीप को क्या करते हैं, दो वॉल को कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये शीप एक दूसरे को, इसको बाइवॉल्विया की कैटेगरी बोलते हैं। मतलब इस तरीके से ये क्या होती है, शीप एक दूसरे को जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, तो ये जो इसका हिंज लिगामेंट है, इसको ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, हिंज लिगामेंट। और ये जो आगे के साइड में निकला हुआ है इसको हिंज टूथ बोला जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि शीप के शेल को सबसे पहले तो समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ ग्रोथ है, इसको अम्बो बोला जाता है। यहाँ पे जो मसल्स है ये अडेप्टर मसल है, एंटीरियर अडेप्टर मसल, पोस्टीरियर अडेप्टर मसल। इस मसल के साथ दो मसल जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक मसल दिख रहा है आपको और यहाँ पे एक दिख रहा है। तो ये जो मसल है एंटीरियर अडेप्टर मसल होता है और ये जो होता है एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल होता है। दोनों का काम है शीप के फूट को और शीप को खोलना, बाहर निकालना, अंदर लेना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे और एक मसल आपको दिख रहा है, ये स्केरोप प्रोटेक्टर मसल है जो प्रोटेक्ट करने के लिए अब शीप के फूट को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। अभी ये जो शेल होता है ये शेल भी 3 लेयर से बना हुआ होता है। अगर आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को अगर आप समझोगे और इसके अंदर जो भारत भर में जो मोनोपोली चल रही है या लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश चल रही है कि अगर एमओपी में अगर आप काम करते हो तो क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगा, तो ये एक गुमराह करने वाली चीज़ नहीं है। एमओपी में अगर आप काम करोगे तो सही में क्वालिटी में प्रोडक्शन मिलेगा। आपका जो मोती है वो अच्छे क्वालिटी के बनेगा। मोती बनने के बाद मोती को कैसे हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। आप सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। मोती को कैसे पहचानते हैं या फिर वो मोती कितने वैल्यू का बना है, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उसको कैटेगराइजेशन किया जाता है ग्रेड के ऊपर से। तो नहीं, आपको उसको लैबोरेटरी करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसको लैबोरेटरी करना है। आप जब लैबोरेटरी कराते हो तो लैबोरेटरी में इसका सारा चीज़ें क्लेरिफाई होती है कि इसके ऊपर साइज कौन सा है, इसका शेप कौन सा है, इसमें कितनी निकर है, कितना लस्टर है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे तभी जाके क्लियर होती है। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप लैबोरेटरी करते हो, अगर आप शेल को समझोगे, जैसे मैंने शेल का आइडेंटिफिकेशन दिया, तो उस आइडेंटिफिकेशन में एक मेजर चीज़ होती है कि ये शेल कौन से कंटेंट से बनी है या कितने लेयर में बनी हुई है। तो एज पर बायोलॉजी के हिसाब से या फिर आप लैबोरेटरी के हिसाब से ये जो शेल है ये शेल 3 लेयर में बनी होती है। ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर जो अभी आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, ये होती है पेरियोस्टिकम लेयर। इसके नीचे जो लेयर होती है वो होती है प्रिज्मेटिक लेयर, और जो थर्ड लेयर होती है ये है नेक्री लेयर। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये लेयर का आइडेंटिफिकेशन जहां कहाँ पे भी आपने ट्रेनिंग लिया है वहां उसमें आपको ये दिखाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं जाता है। शेल में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। एक होती है पेरियोस्टिकम लेयर, दूसरी होती है प्रिज्मेटिक लेयर, और तीसरी ये जो चमक है इसको नेक्री लेयर होती है बोलते हैं। मतलब शिप जब बाय बर्थ जब वो उसको ये शेल मिलता है तभी सबसे पहले ये भाग होता है, अम्बो होता है। फिर लाइन ऑफ ग्रोथ जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे रुक रुक के बढ़ता है, तो यहाँ पे ये लाइन्स आ जाती है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इसका उम्र कितना है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि ये एक बाइवॉल्विया है, मतलब दो वॉल एक दूसरे को इस तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से ये क्या एक दूसरे को क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, राइट। एक हाथ में मेरे फ़ोन है, इसके वजह से मैं कैमरा है, इसके वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये इस तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो वॉल को दोनों को कनेक्ट करने की चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोले,
हिंज लिगामेंट, ये जो पार्ट होता है ये हिंज लिगामेंट होता है, इसको हिंज टूथ बोला जाता है। ये जो है ये पेलियल लाइन है, ये एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल, एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल, या हम लोग बोल सकते हैं अडेप्टर मसल। ऐसे 3 मसल्स यहाँ पे होते हैं फ्रंट साइड में हमेशा। और एक चीज़ जो हम लोग एक चीज़ में हम लोग गलत कर देते हैं कि शिप का आगे और पिछला पोर्शन पता नहीं चलता है। तो शिप का आगे वाला जो पोर्शन होता है तो वो ये होता है, और पिछला वाला पोर्शन जो होता है ये होता है। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। शिप का आगे वाला पार्ट यहाँ पे होता है और पिछला वाला पार्ट यहाँ पे होता है। मतलब शिप का जो मुंह होता है वो इधर होता है, इस साइड में होता है। जो एंटीरियर अडेप्टर मसल होता है ये यहाँ पे है, पोस्टीरियर मतलब पीछे का जो अडेप्टर मसल वो यहाँ पे होता है। तो ये जो साइपन्स की तरफ से, मतलब इसके यहाँ से जो 2 साइपन्स होते हैं, आप अगर शिप को देखोगे हमारे प्रीवियस वीडियो में तो 2 साइपन्स होते हैं जो मेंटल से चिपके हुए होते हैं, एक्सहेलेंस साइपन, इनहेलेंस साइपन। तो ये 2 साइपन से शिप क्या करती है, खाना यहाँ पे मुंह तक आता है, फिल्टर होता है सबसे पहले। तो फिल्टर होने के बाद अमोनिया को फिल्टर करने के बाद वो मुंह के तरफ से उसके स्टमक में जाता है, फिर बॉडी से उसको वेस्ट के थ्रू से एक्सहेलेंस साइपन से बाहर निकलता है। मतलब शिप यहाँ से बाहर निकलता है। तो 2 साइपन्स होते हैं शिप के। तो ये मैंने एक इंडक्शन बताया। ये इंडक्शन बताने के पीछे रीज़न ये है जो मैं इससे पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि मोती अगर आपका बनेगा तो मोती कितने का बना है ये आप कैसे पता करोगे। तो वो आप कैसे पता करते हो, लैबोरेटरी के, जब आप लैबोरेटरी करोगे, लैब टेस्ट करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि मोती ये कैसा बना हुआ है। तो जो मोनोपोली की भी मैंने बात की, तो मोनोपोली के चलते लोग आपको क्या बताते हैं कि जो एमओपी के न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपको एमओपी वाले न्यूक्लियस दिख रहे हैं जो किस तरीके से चमके, इंडियन शेल से बने हुए हैं, ना कि कोई मिसिसिपी रिवर से बने हुए हैं, ना ही तो हमने जापान से मंगाए हुए। आपके सामने शेल्स भी रखे हुए हैं, किस तरीके से हमने कट करके इसको बनाया हुआ है। इसके लिए सैंपल्स के तौर पे हमने इसको शेल्स को कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एमओपी के जो मदर ऑफ पर्ल के जो न्यूक्लियस है, जो पर्ल फार्मिंग में, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग में बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर इसके लिए अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक देते हैं, उस लिंक पे आप जाके देखिएगा। मदर ऑफ पर्ल के बारे में हमने बहुत सारी क्लियरिफिकेशन दी हुई है, उससे भी ये अपडेटेड क्लियरिफिकेशन आज हम आपको देने जा रहे हैं, ताकि जो मार्केट में मोनोपोली चल रही है उस मोनोपोली को हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कि पर्ल फार्मिंग करते करते अगर आपकी शेड डेड हो गई, शिप मर गई, तो उससे आप कैसे मुनाफा कमा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक टॉपिक पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। वीडियो फिर से बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, बहुत सारी मोनोपोली को ब्रेक करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले तो मेरा हमेशा का ये रहता है कि जब भी कभी मैं कोई टॉपिक लेता हूँ तो एग्जाम्पल के साथ में देता हूँ, ताकि लोगों को उसको समझे। जो मोनोपोली जो चलते लोग जो एग्जाम्पल दे के गुमराह करते, तो वो गुमराह ना हो, इसके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। अगर आप आधा वीडियो देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारी क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी, और इसके चलते आप क्या हो जाओगे, मिसगाइड होगे या मोनोपोली के शिकार बनोगे। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग में अगर आप इंडियन शेल के न्यूक्लियस से, अगर आप शेल से अगर न्यूक्लियस बनाओगे, एमओपी का न्यूक्लियस बनाओगे, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एमओपी का मतलब होता है मदर ऑफ पर्ल। अभी मदर ऑफ पर्ल मतलब पर्ल की मम्मी, अभी थोड़ा ये मजाकिया हो गया। तो मदर ऑफ पर्ल का मतलब होता है कि बाय बर्थ शिप क्या करती है, ये जो मोती वाली चमक होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे लस्टर चमक दिख रहे हैं ना, जैसे मोती की तरह चमक रहे, तो वो बाय बर्थ नेकर उसके ऊपर क्या करती है, अपने शेल के इन साइड में, अंदर के साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो क्या करती है, छोड़ती रहती है। तो ये जो नेकरी लेयर होती है, मतलब जैसे कि मैंने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे आपको दिख रही है ऊपर के साइड में, आप देख सकते हो, एक ये जो लेयर होती है ये है पेरियोस्टिकम लेयर, जो ऊपर की तरफ होती है, ये पेरियोस्टिकम लेयर है। तो इस पेरियोस्टिकम लेयर को निकाल के जो सेकेंड लेयर होती है प्रिज्मेटिक लेयर, और थर्ड लेयर होती है वो है नेकरी लेयर, जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो। अभी मैं आपको सबको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ मोनोपोली कैसे कर रहे हैं लोग और कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो ये 3 लेयर होती है, इसमें क्या कंटेंट होते हैं, और मोती को जो ये जो लेयर है इसको एमओपी क्यों बोला जाता है, या फिर एमओपी का न्यूक्लियस क्यों बेस्ट है। जब आप लेबोरेटरी करोगे, मान के चलो आपने शिप शेल पाउडर के न्यूक्लियस, शिप के शेल
से पाउडर बनाया और उस पाउडर से आपने क्या किया, न्यूक्लियस बनाया। तो उस प्रक्रिया को अगर आप देखने के लिए जाओगे, जहाँ कहाँ से भी अपने ट्रेनिंग लिया या फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, तो उसमें लोग बताते हैं कि शिप के शेल को पाउडर को बनाना होता है, उसमें हार्डनर और रेजिन मिलाना होता है। जहाँ पे हार्डनर और रेजिन आता है तो वो एक तरीके का केमिकल बेस होता है, और जब आप लेबोरेटरी करते हो तो उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं। या फिर जब शेल को आप पाउडर करते हो तो ये जो ऑर्गेनाइट क्रिस्टल्स होते हैं, एक चमक होती है, लस्टर होती है, तो ये क्या होती है, जब पाउडर करने के बाद खत्म हो जाती है। तो ये खत्म होने के बाद उस मोती पे क्लियरिटी नहीं होती। मैं स्क्रीन पे आपको एक मोती दिखा रहा हूँ। ये मोती पे आपको जो शिप शेल पाउडर का न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा दिखेगा, और यहाँ पे आपको एमओपी के न्यूक्लियस दिख रहे हो, तो इसका आप चमक देखो और इसका इस मोती का चमक आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा जो अंदर के साइड डाला हुआ न्यूक्लियस है वो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, जो अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। और एमओपी वाला देखिएगा किस तरीके से चमक रहा है। तो आपका न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जो केंद्र बिंदु आप जो अंदर इंसेट करते हो, एज अ बीज हम लोग बोलेंगे, तो बीज बहुत मैटर करते हैं, ताकि लैबोरेटरी में वो क्लेरिफाई हो जाएगा कि इसमें शिप शेल पाउडर है। अभी मोती में क्या कंटेंट होते हैं, 80 to 86% उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देन उसके बाद 10 to 14% कॉन्चुलिन होता है, और 2 to 4% उसके अंदर वाटर के कंटेंट होते हैं। अगर आप मेरी बात झूठ लग रही है तो आप गूगल कीजिए कि व्हाट इज द कंटेंट इन पर्ल, तो आपको क्लेरिफाई होगा मोती के अंदर क्या कंटेंट होते हैं, वो गूगल आपको बता के चला जाएगा। गूगल बाबा बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वहाँ पे जाके भी वो क्लेरिफाई कर सकते हो। मोती के अंदर रिपीट कर रहा हूँ क्या कंटेंट होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो 80 to 86% होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कॉन्चुलिन। कॉन्चुलिन एक तरीके का प्रोटीन है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, वाटर के कंटेंट, और इसके अंदर ऑर्गेनाइट क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब एक चमक जो नेकर हम लोग शाइन बोलते हैं वो होते हैं। तो उस वजह से मोती चमकता है, या मोती को मोती का वैल्यूएशन मिलता है, और मोती एक हम लोग बोलते हैं ना कि एक रत्न में आता है। तो मोती के अंदर के कंटेंट बताएं। अभी शिप के शेल के कंटेंट में बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि ये ऊपर की जो लेयर होती है ये पेरियोस्टिकम लेयर है। ये जो पेरियोस्टिकम लेयर होती है, ये पेरियोस्टिकम की लेयर कॉन्चुलिन से बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्चुलिन होता है। देन सेकेंड जो लेयर इसके अंदर होती है नेक्रिन लेयर, और जो पेरियोस्टिकम लेयर है इसमें बीच में जो लेयर होती है, जैसे कि मैंने बताया प्रिज्मेटिक लेयर। उस प्रिज्मेटिक लेयर में अनगिनतक लेयर होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या होता है उसके अंदर कॉन्चुलिन। मतलब एक लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, दूसरी लेयर होती है कॉन्चुलिन की। एक लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, दूसरी लेयर होती है कॉन्चुलिन की। और जो तीसरी लेयर होती है ये पूरी की पूरी नेक्रिन लेयर होती है, जिसको हम लोग मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। मोती के कंटेंट वाली जो लेयर होती है, जो मोती के शाइन, जो नेकर लस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लेयर होती है। भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्ल फार्मिंग में मदर ऑफ पर्ल का जो न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग एमओपी का न्यूक्लियस बोलते हैं, वो पेरियोस्टिकम लेयर को निकालने के बाद, मतलब ये जो चीज़ है इसको निकालने के बाद, ये जो ऊपर वाला कालापन ब्लैकिश था, इस ब्लैकिश को निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ दो लेयर बचती है, वो होती है प्रिज्मेटिक लेयर और नेक्रिन लेयर। तो इससे क्या किया जाता है, ये जो एमओपी के न्यूक्लियस है ये बनाए जाते हैं। अभी एमओपी का न्यूक्लियस आप चाहे जापान से मंगाओ, चाहे आप मिसिसिपी रिवर से मंगाओ, या कहाँ से भी मंगाओ, एमओपी के जो कंटेंट है वो तो एज इट इज रहने वाले हैं। हम एमओपी का न्यूक्लियस क्यों यूज करते हैं, ताकि जो अगर इंटरनेशनल लेवल मार्केट की बात आए, लेबोरेटरी की बात आए, तो लेबोरेटरी में वो सारी चीजें, भले आपका पर्ल न्यूक्लिएटेड रहेगा, लेकिन वो पर्ल क्या करेगा, आपको एक क्लेरिफिकेशन दे के चला जाएगा। कौन सा क्लेरिफिकेशन जो लेबोरेटरी में आएगा, वो क्या आएगा, 100% नेचुरल पर्ल, या फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस के जो कंटेंट होते हैं, या जो हम लोग अंदर का केंद्र बिंदु बोलते हैं, वो भी पर्ल के कंटेंट बता के चला जाएगा। मतलब लेबोरेटरी वाले को भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई केमिकल बेस्ड न्यूक्लियस, जैसे आरआर पाउडर का आप रैपिड रिपीट पाउडर या एक्रिलिक मटेरियल का बनाओगे तो लेबोरेटरी करोगे तो उसमें प्लास्टिक दिखाई देगा। तो इसके लिए अगर आप एमओपी वाला, जो लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो लोग आपसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे पैसा लेना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि आप जापान से मंगाओ एमओपी, आप चाइना से मंगाओ। यहाँ पे मैं एक रियलिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ। एज अ न्यू पर्ल फार्मर या एज अ न्यू कमर अगर हम बात करें, हम भी किसी टाइम पे नए थे, हमको भी ये इंडस्ट्री नहीं थी, तभी जाके हमको भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी।
आज के डेट में जो न्यू पर्ल फार्मर जुड़ता है वो भारत के लेवल पे शिप को ढूंढ नहीं पाता है। उसका रिसर्च इतना भी क्लेरिफाई नहीं हो पाता है कि शिप कहाँ से मिलेगी, उसमें हमको शिप बराबर से मिलने वाली कि वो लेमिलिडियन मार्जानलेस है, लेमिलिडियन कोरियानस है, पैरासिया कोरागाटा है, कौन सी शिप ले रहा हो, या सर्जरी कैसे करनी है, सेटअप कौन सा लगाना है, उसके सेटअप के लिए लगने वाले मटेरियल कहाँ पे मिलेंगे। तो उसी के अंदर वो क्या होता है, गुमराह होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए कुछ लोग मार्केट में हैं जो बड़ी बड़ी बात करके बताते हैं कि आप मिसिसिपी रिवर से मंगाओ या जापान से मंगाओ या चाइना वाला। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जापान, चाइना, कोई भी इंटरनेशनल पोर्टल पे जाके देखिएगा, ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो वहाँ से भी अगर आप मंगाते हो तो उसके अंदर भी यही तीनों चीज़ें रहेगी जो मैंने आपको बताई, जो एमओपी के अंदर होती है। एक शेल आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी का इंफॉर्मेशन आपके पास ज़रूरी है ताकि आप पर्ल फार्मिंग में एक बेस्ट रिजल्ट लो। एमओपी न्यूक्लियस यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक शेप में अगर मान के चलो न्यूक्लियस की हमारी साइज़ क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें अगर कोई गॉड का डिज़ाइन डालेंगे, रीजनल डिज़ाइन डालेंगे, तो वो डिज़ाइन में छोटी छोटी कार्विंग होती है। मतलब मान के चलो उस पर आँखें, नाक, उनके कपड़े, उनके औजार, सारी चीज़ें होती है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर हम लोग वो सारी चीज़ें डाल भी दिए, लेकिन फॉर्मुलेशन अगर पर्ल की अगर आप बात जहाँ पे करोगे तो फॉर्मुलेशन ऑफ पर्ल क्या बताता है कि लेयर अपॉन अ लेयर एज अ प्रोटेक्शन, जब शिप के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट इंटर होता है तभी वो क्या करती है, सबसे पहले तो उसको तकलीफ होती है और तकलीफ के चलते वो क्या करती है, उसको बाहर निकालती है। अगर वो बाहर नहीं निकाल पाई तो वो क्या करती है, उसके ऊपर एज अ प्रोटेक्शन, उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होके एज अ प्रोटेक्शन वो उसके ऊपर क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर अपॉन अ लेयर छोड़ती है। जब लेयर अपॉन अ लेयर की बात आती है तभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर चली जाएगी। तो होता क्या है कि 100 में से 1 या 2 ही पीस अच्छे बनते हैं जिनकी क्लियर डिज़ाइन हो। मतलब किसी रीजनल की कुछ आंखें खराब हो जाती है या मान के चलो उनके क्या हो जाते हैं, जो कुछ औजार है वो क्लियरिटी नहीं आती, और पर्ल क्लियरिटी के लिए ही पहचाना जाता है। तो इसीलिए हम लोग कॉमन शेप में काम करते हैं, हार्ट, ओल, ड्रॉप, हाफ राउंड, कॉइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्रॉप है ताको कान के बूंदियों में आप यूज़ कर सकते हो, हार्ट है तो लॉकेट में यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप है तो अंगूठी में यूज़ कर सकते हो, हाफ राउंड है तो हाफ राउंड आप अंगूठी में यूज़ कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी के यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें में इसका कॉमन शेप में, और इसके ऊपर कितनी भी लेयर चढ़े, जितनी लेयर चढ़ेगी उतनी अपने लिए बहुत ही अच्छी होने वाली, ताकि आपका जो पर्ल है वो उस लेवल पे कैरेट में बिकेगा, वेट में बिकेगा, अच्छे लेवल पे मार्केट में आप उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। नेकर अच्छी चढ़ेगी, लस्टर अच्छी होगी। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप मोनोपोली का शिकार ना बने। आप चाहे किधर से भी एमओपी के न्यूक्लियर लेके आइएगा, इंडियन शेल से भी कहिएगा, तो भी उतने ही वो इफेक्टिव है जितने बाहर से। मतलब उसके अंदर भी वही कंटेंट होंगे। अगर आप चाहे तो ये मेरे से न्यूक्लियस मंगा सकते हो और इसकी लैबोरेटरी कर सकते हो, तो इसके अंदर यही कंटेंट मिलेंगे, कॉन्चुलिन, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ नेकर। तो ये 3 चीज़ें, लस्टर जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एमओपी न्यूक्लियस यूज़ करने के पीछे रीज़न यही होता है कि अगर ये न्यूक्लियस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम लोग एज ए न्यूक्लियस यूज़ करते हैं पर्ल फार्मिंग के अंदर, तो ये न्यूक्लियस जब लैबोरेटरी की बात आती है तभी अपने को एक बहुत ही मतलब क्लियर सर्टिफाई करके देता है कि इसके अंदर प्योर पर्ल के कंटेंट है। तो इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले मोनोपोली के शिकार ना बनिएगा। किसी को अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये था कि आप लोगों तक ये मोनोपोली जो इंडिया भर में चल रही है वो ब्रेक हो जाए। कंटिन्यूसली मोनोपोली कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि मैं भी इस मोनोपोली का शिकार बन चुका हूँ। बहुत बार मैंने भी बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग लिए। इन लोगों ने इसी तरह से लोगों को गुमराह करके लोगों को कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बताने की कोशिश की है ताकि लोग वहाँ पे पहुँचे ना। जो न्यू पर्ल फार्मर जुड़ता है वो सबसे पहले तो शिप कहाँ से लानी है, देन उसके बाद मेरे को उसके सर्जरी किट कहाँ पे मिलेगी। तो एक तरीके से लोगों ने दुकान बना के रखी है ताकि लोग क्या करें, वो रॉ मटेरियल बना बेच के उससे कमा ले, फिर आपके मोती बनेंगे उसको भी बेचेंगे। तो खुद तो पर्ल फार्मिंग बहुत कम तौर पे करते या करते भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे पहले पैसा कमा लेते हैं रॉ मटेरियल बेच के। ये आज मैं बोलते हैं ना ये होके एकदम परेशान होके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके तरफ ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे।
वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही था कि आने वाले टाइम पे भारत एक अच्छे लेवल पे ग्रो करे। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी हम रुकने वाले नहीं है। मैं आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी शेल डेड हो जाती है तो आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके से कार्विंग कर सकते हो। मान के चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेहतरीन शिप के शेल से, ये शिप का शेल है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस शेल से थोड़ा सा उसको कलर करके कान के झुमके या कान के जो कुछ भी हम लोग ज्वेलरीज बोलते हैं, तो ये बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अगर आप ये कार्विंग करके आप इसको करोगे। आप अगर कार्विंग नहीं कर सकते हो तो आप हमसे सह्याद्री पर्ल फार्मिंग से कोऑर्डिनेट कीजिएगा, हम आपको कार्विंग करके देंगे ताकि आप इसको आपके शेल से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। अभी यहाँ पे आपको ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ईजी है, यहाँ पे जानबूझ के मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है ताकि आपको पता चलेगा। ये एक क्लिप होता है, एक क्लिप को क्या करना है अपने को, ये शेल से ये इसके ऊपर कलर करके शेल बनाइए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये शेल है, तो शेल को कलर करके कार्विंग करके बनाया हुआ है। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। लेकिन कार्विंग के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भी हमारे पास आके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के क्लिप्स रखे हुए हैं, तो वो क्लिप भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आप एक बार वीडियो को पूरी तरह से देखिए। कंटिन्यूसली लगातार बात कर रहा था मैं, तो थोड़ा सा मैं वीडियो आपको देखता हूँ, तो आप वीडियो देखिएगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि आने वाले टाइम पे भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करे, ये सारी चीज़ों में डील करे। ज़रूरी नहीं आप पर्ल बना रहे हो 2 साल के बाद 1 साल के बाद आपका मोती बनेगा, लेकिन पर्ल फार्मिंग करते करते आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, जिसके वजह से आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। एक आपका सेटअप कॉस्ट निकल सकता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी निकल गया, तो जो कुछ भी बचेगा वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। तो बहुत ही लाजवाब आप यहाँ पे देख सकते हो कार्विंग की हुई है। तो आप देख सकते हो मेरी कार्विंग की टीम, थैंक्स टू माय कार्विंग टीम, सागर और गौरव जी, इन सबको थैंक यू। बहुत सारे इनिशिएटिव डिज़ाइंस के बाद हमने, मुस्ताब जी थैंक्स अ लॉट, इन्होंने भी बहुत बड़ा हेल्प किया। तो ये सारी मेरी टीम है जो प्रॉपर कार्विंग करती है। आप देख सकते हो किस तरीके से। हाँ, और एक चीज़ है, आपको मैं अपने वीडियो में तो देखा ही रहेगा कि ये सारे शेल्स आप कान के झुमके वगैरह, रिंग्स वगैरह तो बनाए हुए हैं, साथ ही साथ आप एमओपी के बटन्स भी बना सकते हो। मतलब जो अच्छे अच्छे ब्रांड के जो कपड़े होते हैं, ब्लेजर्स वगैरह होते हैं, उसमें ये बटन्स एमओपी के यूज़ होते हैं। आप इंटरनेशनल बायर्स को सिर्फ पर्ल के लिए नहीं अप्रोच कर सकते हो, ये बटन्स के लिए, ये सारे चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए भी अप्रोच कर सकते हो, ताकि बायर आपसे ईजिली कनेक्ट हो। कोशिश हमारी यही है कि आने वाले टाइम पे भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करे और ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो आप ज़रूर हमसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। सो आप देख सकते हो। और एक चीज़ जो एमओपी की थी वो ये चीज़ है कि एमओपी में अगर आप लोकल शिप से भी अगर आप कट कर रहे हो तो आपका कटिंग बहुत मैटर करता है। अभी आप यहाँ पे हार्ट के न्यूक्लियस देख रहे हो, सबकी साइज आपको एक जैसी दिखेगी। अगर आप आड़ा टेढ़ा कट करोगे तो वो जो मोती बनेगा वो भी आड़ा टेढ़ा ही बनेगा। तो आपकी कटिंग बहुत मैटर करती है एमओपी में। अगर आपकी कटिंग प्रॉपर रहेगी तो वो प्रॉपर शेप में बनेगा, बिकॉज एज पर ए लैबोरेटरी उसकी ग्रेविटी, पर्ल का शेप, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए आप अगर वॉल कट करें तो सारे पर्ल्स के वॉल एक जैसे होने चाहिए, आड़े टेढ़े नहीं होने चाहिए, ताकि जब आप प्रेजेंटेटिव लेवल पे जाओ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ पर्ल रखे हुए, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ तक कि आप यहाँ पे बटन्स वगैरह भी रखे हुए, तो वो भी आप देख सकते हो, जो एक जैसे सबकी कटिंग है, कोई बटन ऊपर नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो ये पर्ल में, एमओपी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि एमओपी में आप जापान से लाओ, आप चाइना से लाओ, आप मिसिसिपी रिवर के शिप से बनाओ। एमओपी का मतलब क्या होता है वो पूछिएगा, इन्फॉर्मेशन तौर पे आप वो सब सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा। मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपको बताई, ताकि आपके तरफ सारी इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें हमारी कोई भी मोनोपोली नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास क्लेरिफाई है। इंडियन शेल से भी आप न्यूक्लियस बना सकते हो और उसमें भी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ।
एक बार अच्छे से इस पे देखिए आप, और जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे विदाउट एनी मोनोपोली आपके तरफ हम जो कुछ भी डेली एक्टिविटी में सीख रहे हैं वो आपके तरफ पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो नए वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे डालते हैं उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ों को समझें ताकि आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन मिले। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी पर्ल फार्मर भाई जुड़े हैं वो उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। दिस इज स्वप्निल साल्वी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही था कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करे और एक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।